उधर काठगोदाम में प्रीति ने जब अपनी केबिन की ओर इशारा किया तो समय ने प्रीति और समीर की आगे की बातें भी नहीं सुनी और उसकी केबिन की ओर आगे बढ़ गया। वहां जब वो आया तो उसने देखा जिस लड़की से उसकी शादी होनी है वो खिड़की के पास खड़ी हुई है, जो पीछे से बहुत आकर्षक लग रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए समय को दृष्टि की याद आई, जो बिल्कुल उसके समान ही लग रही थी। समय ने अपने सिर को झटका और उससे कहा, देखो, मेरा ये शादी करने का कोई मन नहीं है। मैंने अपने भाई से वादा किया है कि वो जिसे पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा, पर यदि लड़की की ना हो तो शायद शादी रुक सकती है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस तुम शादी से इनकार कर दो। मैं उस शादी को नहीं मानता जिसमें ना मन साथ दे और ना ही दिल। पूजा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके कहा, मैं इस शादी से इनकार नहीं कर सकती। हाँ, आप चाहे तो इनकार कर सकते हैं। समय को उसकी बात सुनकर ही गुस्सा आ गया। उसने फिर कहा, तुम्हारा क्या कारण है मैं नहीं जानता। ना तो हम मिले हैं कभी और ना ही मैं तुमसे कभी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। यदि तुमने शादी से ना कर दिया तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, जो मैं समय आने पर जरूर चुका दूंगा। पूजा ने अपनी आंखों में आंसू को रोका और कहा, मैंने कहा ना, मैं शादी से इनकार नहीं कर सकती। आपको करना है तो कर दे, यही मेरा आखिरी फैसला है। समय ने कहा, तो फिर मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो। ये शादी एक समझौते से ज्यादा और कुछ नहीं है और मैं तुम्हें कभी भी पत्नी होने का हक नहीं दूंगा। वो गुस्से में दनदनाते हुए बाहर निकल गया। पूजा, जो इतनी देर से आंसुओं को रोककर खड़ी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान से प्रार्थना करके कहा, भगवान जी, मैं किसी के प्यार में रोड़ा नहीं बनना चाहती थी। आपने देखा ना, उन्होंने कहा कि उनके दिल में कोई और है, पर मैं इतनी मजबूर हूँ कि मुझे उनसे जबरदस्ती ही शादी करनी पड़ रही है। मैं जानती हूँ जिसके दिल में कोई और हो उसके लिए किसी और को अपनाना बहुत मुश्किल है। मैं अभी सिर्फ अपने वचन में बंधकर उनसे शादी कर रही हूँ, तो अपने पास आने के लिए उन्हें कभी मजबूर भी नहीं करूंगी। मैं भी इस शादी को समझौते के तौर पर ही ले रही हूँ, जिसमें मेरी मर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। आज जो मैंने फैसला लिया है उसके लिए वो मुझे माफ करे। उधर समय जब बाहर आया तो प्रीति और समीर को उसने इंतजार करते हुए पाया। आते ही उसने कहा, मुझे भी लड़की पसंद है और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। समीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक्स मेरे यार, मुझे पता था तुम ये शादी के लिए जरूर मान जाओगे। और हाँ सुन, भाई ने सारी तैयारियां कर रखी है, ये शादी आज ही होनी है। समय ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और कहा, क्या आज ही होनी है? फिर उसने गहरी सांस ली और समीर के साथ बाहर आ गया। पूजा, जो केबिन में ही थी, उसने अपने मन को कड़ा किया और अपने आंसुओं को पोंछकर खड़ी हो गई। वो वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि प्रीति अंदर आ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, थैंक्स इस शादी को अपनाने के लिए। मैं जानती हूँ जिससे तुम्हारी शादी हो रही है उसके दिल में जरूर अभी कोई है, पर जल्दी ही तुम उसके दिल में जगह बना लोगी। प्रीति उसका हाथ खींचकर बाहर ले जाने लगी। तभी पूजा ने वापस उसको रोकते हुए कहा, तो आप जानती थी ना कि उनके दिल में कोई और है, फिर भी आप मेरी शादी उसके साथ कराना चाहती हैं। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? इस दर्द को आप कभी नहीं समझ पाएंगी। यदि आपकी भी शादी कभी इस तरह से हुई होती जिसके दिल में कोई और बसा हो, तब आपको तकलीफ समझ में आती। कैसे कर लेती हैं आप इस तरह से? मैंने आपसे कभी उल्टी सीधी बातें की थी, आप उसका बदला तो नहीं ले रही मुझसे? प्रीति उसकी बातें सुनकर सन्न रह गई। जहर का कुछ अंश अभी भी पूजा के दिल में था। इतना तो उसे समझ आ गया था। उसने अपने मन में कहा, तुम्हें क्या पता मेरी शादी भी ऐसे ही खड़ूस आदमी से हुई थी, जिसके दिल में पहले से ही कोई और था, और शायद वो भी अपने दिल में मुझे बसाते नहीं। पर रब जी की मर्जी थी कि समय रहते हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और अब हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार है। फिर उसने पूजा की बात को निग्लेक्ट करते हुए कहा, हाँ मुझे ये पता था, पर क्या करूं, मैं भी वादे में बंधी हुई हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को और चलो, तुम्हें जल्दी तैयार होना है क्योंकि आज ही तुम्हारी शादी है। पूजा आश्चर्य से प्रीति का मुंह ताकने लगी और उसने ऐसे ही कहा, क्या कहा आपने? आज ही शादी है? क्या आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी पराया कर दिया? प्रीति ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, पंडित जी ने आज का ही मुहूर्त निकाला है और देखो तुम दोनों ही शादी के लिए राजी भी हो गए हो, तो ये शादी आज हो या फिर कल क्या फर्क पड़ता है? पूजा ने भी आंसुओं से भरी आंखों में दर्द को जब्त करते हुए कहा, आपने सही कहा, शादी आज हो या कल कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति उसका हाथ पकड़कर आश्रम की ओर आ गई। आज उसने सभी को काम करने के लिए मना कर दिया था,
और सभी औरतें मिलकर पूजा की शादी की तैयारियां में बिजी हो गई थी। काली ने दूसरी कार भेज रखी थी, उसमें ही बैठकर दोनों तेज के बंगले की तरफ चले गए। उनके रुकने का इंतजाम वहीं था। कुछ ही घंटों में शादी की पूरी तैयारियां कर ली गई। समय और पूजा एक कठपुतली के समान इस शादी का हिस्सा थे। कब क्या हो रहा है और क्या तैयारियां हो रही हैं, दोनों को ही इससे कोई मतलब नहीं था। समीर ने समय को तैयार किया तो इधर प्रीति और बाकी की औरतों ने पूजा को तैयार किया। पूजा को लेकर वो पास ही के मंदिर में चले गए। उधर काली, समीर और समय के साथ मंदिर में पहले ही आ चुका था। समय हवन कुंड के पास बैठा था और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। समय बस पंडित जी के वचन सुनकर हवन कुंड में आहुति देते जा रहा था। प्रीति और कुछ लड़कियां पूजा को लेकर वहां आई और समय के बगल में पूजा को बिठा दिया। जैसे ही पूजा समय के बगल में बैठी तो एक गुस्से की लहर समय के दिल में उठाई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। पूजा भी उसके बगल में बैठने पर घबरा रही थी। अब एक अनजान शख्स से उसका रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ने वाला था। अभी भी उसके कानों में समय की आवाज गूंज रही थी, जो उसे बार बार शादी से इनकार करने के लिए कह रही थी। पूजा ने पूरा घूंघट ले रखा था, जिससे उसकी आंखों से बरसते आंसू किसी को नजर नहीं आ रहे थे। पंडित जी ने जब समय से पूजा को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने दृष्टि का ही चेहरा घूम गया। उसे मन में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखना चाहता था, पर आज मैं बहुत मजबूर हूँ। उसने उस मंगलसूत्र को उठाया और धीरे से पूजा के गले में बांध दिया। फिर पंडित जी के कहने पर सिक्के से सिंदूर उठाया और बगैर घूंघट उठाए पूजा के माथे पर लगा दिया। घूंघट के नीचे से पूजा के थरथराते हुए होठ दिखाई दे रहे थे, जिन पर कुछ पल के लिए समय की भी नजर टिक गई। जाने क्यों वो एकदम दृष्टि की याद दिला रहे थे। सिंदूर दान के बाद गठबंधन के लिए उमा दीदी आई और दोनों का गठबंधन किया। फिर फेरों के लिए दोनों खड़े हो गए। फेरों के बाद दोनों ने सभी से आशीर्वाद लिया। समीर के चेहरे पर एक अलग सी खुशी छाई थी। आज उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी जो थी, पूरी शादी का उसने वीडियो बनाया, जो अपने सभी दोस्तों को भी भेज दिया। प्रीति के चेहरे से भी यही लग रहा था कि आज वो बहुत खुश है। उसने भी अपने रब को समय और पूजा की इस नई जिंदगी के लिए प्रार्थना की। शादी के दौरान और बाद में भी एक पल के लिए भी पूजा और समय को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी शादी एक दूसरे से हो सकती है, और ना ही उन्हें दृष्टि के कहे हुए आखिरी शब्द याद रहे, जिसमें उसने कहा था कि वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं। पर अब दृष्टि की आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी और दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। उधर दिल्ली की गुमनाम जगह में छोटा छतरी परेशान सा घूम रहा था। जब तनु को होश नहीं आया तो उसने डॉक्टर से पूछा, और कब तक होश आ जाएगा? डॉक्टर्स आपस में एक दूसरे का मुंह ही ताकते रह गए। उसमें से एक ने बोला, सर हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली है, पर मैडम को अभी तक होश नहीं आया, तो आप इन्हें कहीं बाहर ले जाएं। इन्हें इंडिया में रखकर इलाज करना पॉसिबल नहीं है। उनकी बात सुनकर छोटा छतरी सोच में पड़ गया। उसने तुरंत ही कहीं बात की और अपने जेट प्लेन को रेडी रखने कह दिया। तनु को लेकर वो अपने नए खरीदे हुए जर्मनी के फार्म हाउस की ओर निकल गया। ये वही फार्म हाउस था जो उसने तेज से ही खरीदा था। वहां पहुंचकर डॉक्टर्स जो पहले से ही रेडी थे, तनु का इलाज चालू कर दिया था। उधर फ्रांस में विक्रम की फ्लाइट का भी समय हो गया था, तो वो भी एयरपोर्ट पहुंच गया था। वो बेसब्री से इंडिया पहुंचने का इंतजार करने लगा। प्लेन में बैठकर भी इंतजार के पल खत्म नहीं हो रहे थे। बहुत हुआ इंतजार तेरा, और ना रहा जाता है। बस अब जल्दी से हो एक हसीन मुलाकात और मैं करूं तुमसे दिल की बात। वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। उसके ख्याल से प्रीति की याद जा नहीं रही थी। कुछ ही घंटों के बाद वो इंडिया पहुंच गया था और प्रीति को उसने बेसब्री से अपना इंतजार करते पाया। प्रीति को देखते ही इतने दिनों का गुस्सा हवा हो गया था। वो प्रीति के साथ घर आया तो घर आते ही उसने नानी को पेपर में बिजी पाया। वो दबे कदमों से उनकी ओर आया और पीछे से गले में हाथ डालकर बोला, नानी मैं आ गया हूँ। नानी ने उसे देखा और अपने सामने आने कहा। जैसे ही विक्रम सामने आया तो नानी उसके कान खींचते हुए बोली, अब यदि मेरी बच्ची को परेशान किया ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जवाब में विक्रम ने अपने कान पकड़े और प्रीति का हमेशा साथ देने के लिए उसे परेशान ना करने का वादा किया। दिल्ली में राजवीर के पास उसके आदमियों का फोन आया। उन्होंने कहा, सर जिन्हें आपने ढूंढने को कहा था उनका इलाज यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है जो किसी छोटा छतरी का है, और खबर तो ये भी मिली है कि उन्हें छोटा छतरी लेकर जर्मनी निकल गया है। राजवीर ने उससे कहा, जर्मनी में वो लोग कहाँ रुके हैं?
मुझे उसकी पूरी खबर चाहिए। उसके आदमी ने फोन रख दिया और राजवीर ने बगैर देर किए तेज को फोन लगाया। तेज को जैसे ही पता चला उसने भी दादू से बात की और प्राइवेट जेट से बच्चों के साथ जर्मनी निकल गया। जल्दी ही तेज ने तनु का पता लगवा लिया था। जब वो तनु से मिलने हॉस्पिटल आया तो तनु की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने तेज को ही पाया। दोनों की ही आंखों से आंसू गिरने लगे और तेज ने तनु को गले लगाकर कहा, पागल, कहाँ गायब हो गई थी? जानती भी हो तुम्हारे बगैर मैं कितना अधूरा सा हो जाता हूँ। तनु ने भरे हुए गले से कहा, शायद मैं भी। तेज उससे दूर हुआ तो मार्गरीटा ने तेजांश और तनुवीर को तनु के पास दिया। तनु प्यार से उनका माथा चूमते हुए बोली, अब कहीं नहीं जाना है, किसी को भी कहीं भी, हम सब साथ रहेंगे। जल्दी तनु ठीक हो गई तो सभी फिर चल पड़े एक हंसी सफर पर। सभी की जिंदगी में सुकून सा पसर गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट आज यथार्थ बन गया था और लिखा गया था जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट। डियर लिसनर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहानी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीजन